नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज हम आपको सबसे पहले वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको न सिर्फ सावधान करेगी बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है ये खबर जानना। सड़क चलने के लिए या मरने के लिए, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको अजीब सा लग रहा होगा सुनकर, लेकिन हमें भरोसा है कि आज की खबर देखने के बाद आप भी इसी सवाल के बारे में जरूर सोचेंगे। घर से निकला आम आदमी क्यों सड़क पर मरने मारने लगता है? सड़क पर आकर आप क्यों भूल जाते हैं कि घर पर बीवी बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे? क्यों हमेशा लगता है कि सड़क पर कोई कहीं से भी उचक कर ठोक देगा? बचपन की सीखी बात दुर्घटना से देर भली क्यों सड़क पर आकर जवानी में भूल जाते हैं? आज आपको हमारे साथ जिंदगी की सावधानी सिखाने वाली सड़क पर चलना है, क्योंकि आप भूल जाते हैं सड़क चलने के लिए है, मरने के लिए नहीं। साल शुरू होता है, जनवरी का पहला हफ्ता आते ही देश में हर जगह सरकार, ट्रैफिक पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने लग जाती है। साल के 7 दिन जोर शोर से सड़क पर जनता को जागरूक करने की मुहिम चलने लगती है। और देखिए, बाकी के साल के 358 दिन देश की जनता हादसों का शिकार बनने में, पुलिस पंचनामा करने में व्यस्त हो जाती है। इसीलिए आज हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें आप अगली बार सड़क पर चलने से पहले जरूर याद रखेंगे। याद करिए इन बातों को। दुर्घटना से देर भली, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। इफ यू लव हर प्लीज डिवोर्स स्पीड। आपकी सुरक्षा से जुड़ी ये बातें आप बचपन से जानते हैं, लेकिन फिर भी याद नहीं रखते और होता है हर पल एक सड़क हादसा। देश में एक बार फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी सड़क सुरक्षा सिर्फ एक हफ्ते की बात ना रहे। इसलिए आज हम आपको वो सावधानी की घुट्टी पिला देना चाहते हैं जिसे आप 2 दूनी 4 की तरह रटकर अपनी सुरक्षा की गांठ बांध लें। क्योंकि आंकड़े कहते हैं देश की सड़कें सबसे ज्यादा कत्ल की गवाह हैं। देश में रोज 400 लोग सड़क हादसे में जिंदगी गंवा देते हैं, यानी हर घंटे 17 लोगों की सांसें सड़क पर टूट रही हैं। 2015 में देश में 5 लाख सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1,46,000 लोगों की जान चली गई। देश में होने वाले सड़क हादसों में ज्यादातर रिसर्च के बाद यह सामने आया कि 80% एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती के कारण होते हैं और करीब 65% हादसों की वजह गाड़ियों की तेज रफ्तार होती है। डेढ़ लाख लोग मर रहे कोई लड़ाई में, कोई डिसीजेस के कारण, कोई नक्सलवाद या आतंकवाद की समस्या के कारण। जितना नुकसान नहीं हुआ उतना ज़्यादा नुकसान इसमें हो रहा है। इसमें यंग लड़के मारे जाते हैं। देश के परिवहन मंत्री जो बात कह रहे हैं, अगर आप अभी भी उसको नहीं समझे तो ध्यान से सुनिए। देश में हर एक घंटे में 57 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 17 लोगों की मौत होती है। इन 17 लोगों में भी अधिकतर यानी कि 54% से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र 15 साल से 34 साल के बीच होती है। यानी कि देश का युवा, देश का भविष्य सबसे ज्यादा सड़क पर बेमौत मारा जा रहा है। यही कारण है कि पिछले महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सड़क हादसों पर जागरूकता के लिए मीडिया की भूमिका का जिक्र किया। बहुत लोग थे, सरकार कहे, कानून कहे, सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाता। मीडिया वाले पीछे पड़ गए। कोई कार में बैठा है बड़ा आदमी,
तो तुरंत निकालते थे, हाँ इसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, फिर दूसरे दिन टीवी पे दिखाते थे, तो उसकी मुंडी इतनी हो जाती थी। वो सीट बेल्ट का अवेयरनेस आया। कभी हेलमेट के लिए सरकार कहती है भाई जिंदगी बचाने के लिए यार हेलमेट लगाओ, ये करो, सुनते नहीं। लेकिन मीडिया के लोग, कोई पुलिस वाला बिना हेलमेट जाता था तो पकड़ते थे टीवी पे और दिखाते थे, तो वो फिर कांपने लगते थे। लोग भी जाते थे, दिखा देखो ये जा रहा है। सरकार भी जागती थी, पुलिस भी जागती थी। ये सेवा कम नहीं है जी, ये सेवा बहुत बड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा ये जानकर, लेकिन सच ये है कि सड़क हादसे के मामले में हमने चीन को, अमेरिका को भी पीछे छोड़ रखा है। आप कहेंगे फिर सरकार क्या कर रही है? तो आइए बताते हैं आपको कि सरकार कर क्या रही है। दरअसल कैबिनेट ने पिछले साल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट बिल 2016 को पास किया। इस बिल में 5 गुना तक जुर्माने का प्रावधान था। बिल में प्रावधान था कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है, जेल भी हो सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ ये कि वो बिल लोकसभा में पेश होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास ठंडे बस्ते में चला गया। जबकि अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो वहां कड़े नियमों से सड़क हादसे को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे नॉर्वे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को जेल के साथ साथ अपनी वार्षिक आय का 10% बतौर जुर्माना देना पड़ता है। आइसलैंड में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 1,80,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। जापान में अगर आप किसी ऐसे ड्राइवर के साथ बैठे हैं जिसने शराब पी हुई है तो आपको भी कानूनन सजा होगी, फिर चाहे आप खुद शराब पीते हो या ना पीते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहां सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, क्योंकि इसी से जुड़ी एक अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। गौर से देखिए ये खबर। कोई बिना हेलमेट चलने में अपनी शान समझता है। कोई तेज रफ्तार से बाइक चलाकर खुद भी मरता है और दूसरों को भी मारता है। सीट बेल्ट पहनना भूल जाते होंगे या फिर इसे अपनी इज्जत के खिलाफ मानते होंगे कि कहीं शर्ट की क्रीज ना खराब हो जाए। कोई रेड लाइट देखते ही मानो उसे तोड़ना फैशन मानता है। लेकिन अब आप देश में कहीं भी ऐसे ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे और ट्रैफिक रूल तोड़कर दिल्ली आ गए तो बचेंगे नहीं। दरअसल मार्च से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास ई चालान मशीन के जरिए देश भर की करीब 16 करोड़ गाड़ियों का एक डाटा सुरक्षित रहेगा। मतलब अगर आपने लखनऊ में रेड लाइट जम की और दिल्ली आए तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस को सब पता रहेगा। ऐसे में आपको कई गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार की कोशिश है कि 2017 के अंत तक ऐसा ही इंतजाम देश के हर राज्य की ट्रैफिक पुलिस के पास हो, ताकि सड़क पर चलने नहीं बल्कि मरने मारने उतरने वाले कानून की रफ्तार के आगे पकड़े जाएं। यानी सरकार के सख्त नियम और आपकी जागरूकता ही देश को इस कातिल संकट से बचा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ आपके अपनों को मार नहीं रहा, बल्कि रोज होने वाला सड़क हादसा देश के ऊपर बड़ा आर्थिक बोझ भी डाल रहा है। दरअसल सड़क हादसों में देश को सालाना 550 अरब रुपए का नुकसान होता है। यह आंकड़ा आपके सामने है। संयुक्त राष्ट्र एक अनुमान के मुताबिक हर साल भारत में सड़क हादसे देश की जीडीपी को 3% तक संकट में डालते हैं। ये एक और आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं से नुकसान के मामले में भारत सिर्फ जापान से ही पीछे है। इसीलिए आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन सारी जानकारियों के आधार पर आप खुद को, अपने बच्चों को, अपने जानकारों को सड़क पर अगली बार निकलने से पहले जरूर सहेजें, क्योंकि सड़क चलने के लिए है, मरने के लिए नहीं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको पढ़ाई क्यों बन गई पीड़ा।
अब हमारी अगली खबर आपके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे देश में बचपन से ही एक चीज सिखा दी जाती है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इसी घुट्टी के कारण आज की पढ़ाई क्या आपके बच्चों को पीड़ा देने लगी है? क्या आम आदमी का बच्चा स्कूल के बस्ते और माता पिता के सपनों के बोझ के तले दबा जा रहा है? Lot of pressure to follow set lanes throughout your career. You know, you're in high school, you're thinking about college. You know, I get very surprised. People come to IITs and immediately they are thinking about IIMs and so on. Yeah, you know, yeah. I think it's important to get real world experience. सुंदर पिचाई का ये बयान हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है। गूगल चलाने वाले पिचाई 2-2 कह रहे हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था लकीर की फकीर है, जहां सपने और जुनून का कोई मोल नहीं। I think education needs to evolve and change just like with everything else. You know, in my experience growing up here, I think there's a lot of emphasis on, you know, spending time on the books and, you know, learning things academically. पिचाई की ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन अपने बच्चों पर अपनी उम्मीदों का बोझ डालने के मामले में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां छात्र सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। कोचिंग के लिए मशहूर राजस्थान के कोटा की बात करें तो यहाँ आत्महत्या की बुरी खबर के साथ साल 2016 खत्म हुआ। पिछले साल यहाँ 1.5 दर्जन छात्रों ने आत्महत्या की। छात्रों की मौत की सबसे बड़ी वजह उन पर परीक्षा में बेहतर करने का दबाव था। भारत में शिक्षा बच्चों को कितनी बुरी तरह से सता रही है, इसका एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। कारोबारी संस्था एसोचैम के सर्वे के अनुसार बस्ते का भारी बोझ ढोने वाले 68% बच्चों को पीठ दर्द की शिकायत हो सकती है। 7 से 13 साल के 88% छात्र ऐसे हैं जो अपनी पीठ पर अपने वजन का लगभग आधा भार ढोते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में शिक्षा मर्ज बनती जा रही है और इसका शिकार हमारे अपने प्यारे बच्चे हैं। लेकिन दूसरे के बच्चे से बेहतर करने का दबाव बच्चों को खोखला कर रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT की 2014 की रिपोर्ट कहती है तीसरी कक्षा के 75% बच्चे, 5वीं के 50% बच्चे और 8वीं के 25% बच्चे दूसरी कक्षा की किताबों को ठीक से भी नहीं पढ़ सकते। यानी लकीर का फकीर बनाने की इस होड़ का भी कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि फिर हमारे पास रास्ता क्या है? तो इसके लिए आपको एक बार फिर भारत में शिक्षा प्राप्त कर दुनिया में अपना डंका बजाने वाले सुंदर पिचाई को सुनना होगा। I think, you know, working the real world, I would say, you know, it is important to be well-rounded. It's important to, you know, try different things. You know, take some risks. You know, I would encourage people to, you know, follow their passions a little bit more. तो मतलब की बात यह है कि अगर आप भी अपने बच्चों को सही में कामयाब बनता देखना चाहते हैं तो उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढें और उसे अपने सपनों के पीछे दौड़ने से न रोकें। तभी आप पढ़ाई को मर्ज बनने से रोक पाएंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने शिक्षा की जटिलता की बात की और अब बात RBI के नियमों की चक्रव्यूह की, जिसमें फंसकर आम आदमी 2-4 पुराने नोटों को बदलवाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया था कि आप हलफनामा देकर 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट बदलवा सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 1500 के नोट चेंज नहीं हो रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के पास जितनी पुरानी करेंसी है वो एक मुश्त जाकर उसको डिपॉजिट करा दे। ऐसा नहीं करो। दिसंबर के बाद भी कोई बच गया तो एफिडेविट के बाद जमा कर, अपॉर्चुनिटी खूब है। किसने मना किया जमा कराने से हम ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं।
देश ने अपने प्रधानमंत्री की बातों पर यकीन किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अपने ही पैसे के लिए लोगों को भटकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा, और जब आम आदमी के संयम का ज्वालामुखी फटा तो उसने हर किसी का सिर झुका दिया। दिल्ली की एक मां को अपनी मेहनत की कमाई मिट्टी में तब्दील होती दिखी तो उसने एक झटके में पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं करो। अरे सरकार ने नियमों का कुछ ऐसा खेल खेला कि गुल्लक के बचाए पैसे बक्से में बंद रह गए नोट, बेटी के ट्यूशन के लिए जमा किए गए नोट बेमानी हो गए। जैसे हमने सिंदूक साफ करा तो हमें 10,000 रुपए मिले हैं। अब ये जमा ही नहीं हो रहे, ना ये बदली जा रहे, तो बताओ अब हम क्या करें? छुपे रह गए थे, ये मिल नहीं पाए थे। बेची के जो मेरे पास ये प्रूफ है, रजिस्ट्री है। तो दिवाली के टाइम में लक्ष्मी जी गणेश जी के पीछे रखे हुए थे, ये पैसे मम्मी ने मुझे आज दिए हैं कि इसको डिपॉजिट कराना है, क्योंकि पता था कि 31 मार्च तक होगा और आज हमें याद आया। तो अभी RBI में आ रहे हैं तो ये लोग बता रहे हैं कि नहीं 4 मेट्रो सिटी में डिपॉजिट होगा। तो रोज नियम चेंज हो रहा है, क्या करें इसमें सर? 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया। 31 दिसंबर तक नोट बदलने की बात कही, हलफनामा देकर बाद में भी नोट बदलने का ऐलान किया। इसके बाद 31 दिसंबर को नया नोटिफिकेशन आया, जिसमें कहा गया कि जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बाहर रहे उन्हें नोट जमा करने की छूट होगी। दरअसल रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन में 2 किस्म के लोगों को पुराने नोट जमा कराने के मामले में छूट मिली हुई है। पहले वो जो 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच भारत से बाहर रहे हो। ये लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर स्थित रिजर्व बैंक के दफ्तरों में 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं। दूसरी ओर NRIs इन्हीं 5 दफ्तरों पर 30 जून 2017 तक पुराने नोट जमा करा सकते हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने भी जो छूट की बात कही उसमें कुछ शर्तें शामिल थी और ये RBI का अधिकार है कि वो जिसे चाहे नियमों में छूट दे। कानूनी रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां इसे जनता के साथ धोखेबाजी करार दे रही हैं। RBI एक्ट 1934 है, उसमें प्रोविजन है, एक्ट के नीचे RBI को पावर्स हैं कि वो अपना नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं अंडर द लॉ। बट जो पब्लिक के जो तकलीफ आ रही है, बट दे हैव टू गिव सम रीजनिंग कि क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं इस एक्ट को। कानूनी रूप से भले ही सरकार खुद को इस विवाद से अलग कर ले, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के वादे का कोई भी मोल नहीं है? आम आदमी किसकी बात सुने और माने? अगर लोगों में नोटों की अदला बदली को लेकर गलतफहमी है तो इसका कसूरवार कौन है? ऐसे समय जब मोदी सरकार पर वादों को जुमलों का नाम देने का आरोप हो, अपने नोट के लिए भटकते भारत की तस्वीर इस आरोप को और भी गहरा कर सकती है। और अब वो खबर है जिसे अनदेखा करना आपको बहुत बीमार कर सकता है। एक ताजा मेडिकल रिसर्च में कहा गया है कि अस्पताल के ICU वार्ड में मोबाइल ले जाने पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट हर अस्पताल का बेहद जरूरी और संवेदनशील वार्ड, जहां गंभीर हालत वाले मरीज 24 घंटे आधुनिक मशीनों और डॉक्टरों की देखरेख में रखे जाते हैं। इसके पीछे इरादा उन मरीजों को बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से बचाना होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो सके। लेकिन जिस ICU में इतना एहतियात बरता जाता है, वहां घुसने के लिए बैक्टीरिया और वायरस ने चोर रास्ता भी ढूंढ लिया है। ये खुलासा तिरुपति SV यूनिवर्सिटी के एक मेडिकल रिसर्च में हुआ है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि अस्पतालों के ICU में मोबाइल ले जाना या उसका इस्तेमाल मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लिहाजा डॉक्टरों और दूसरे मरीजों को ICU में मोबाइल ले जाने पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। ये नतीजा 100 डॉक्टरों के मोबाइल की सैंपल स्टडी से निकला है। इस रिसर्च में 100 में से 56 डॉक्टरों के मोबाइल के कीपैड में बैक्टीरिया और वायरस की पूरी कॉलोनी बसी पाई गई, जो कि काफ़ी हानिकारक बैक्टीरिया थे। सबसे ज़्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये बैक्टीरिया अब एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने की क्षमता भी बढ़ा चुके थे, यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं भी अब इन पर बेअसर हो चुकी थी। रिसर्च में पता चला कि मोबाइल के इस्तेमाल के दौरान हाथों की गंदगी, पसीना कीपैड पर जमता रहता है और बातचीत के दौरान मुंह से लार के छींटे मोबाइल पर गिरते हैं।
जिससे बैक्टीरिया और वायरस को मोबाइल कीपैड और उसके गैप में आराम से पनपने का मौका मिल जाता है। अगर हम अपने मोबाइल कीपैड को साफ नहीं करते तो बैक्टीरिया वायरस के मामले में धीरे धीरे ये टॉयलेट की सीट से भी ज्यादा गंदा हो जाता है। यही वजह है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कोई भी मोबाइल बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हमारी कोशिश यही है कि हम आपके जिक्र, आपकी फिक्र और आपको आगे रखने वाली खबरें यूं ही रोज दिखाएं, क्योंकि खबर का मतलब सिर्फ सियासी बयानबाजी और हंगामा नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे एबीपी न्यूज पर आपको दिखाएंगे ओमपुरी के आखिरी कुछ घंटों की मिस्ट्री।